हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द टेक स्कूलिंग। तो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि एनुअल एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है। पहले तो मैं आपको एनुअल एग्ज़ाम की डेट शीट इस वीडियो में बताऊंगी कि कब कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। दूसरी चीज़, मेधावी की भी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और तीसरी चीज़, अब हम प्रिपरेशन करेंगे अपने एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए, अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए। मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से चैप्टर किस किस सब्जेक्ट में आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो मैं इंग्लिश का एक चैप्टर भी आपको समझाऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो बच्चों, और उसके बाद जो क्वेश्चन मैं पूछती हूँ उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। आप लिखते हो नाइस वीडियो, अच्छा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, बट मैं चाहती हूँ वीडियो को जो ध्यान से देख रहे हैं वो होमवर्क वाला क्वेश्चन भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि बच्चे कितनी नॉलेज गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे, मेधावी की एग्ज़ाम डेट और हमारी जो एग्ज़ाम डेट है वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो बेटा जैसा कि मैं आपको इंट्रो में बता चुकी हूँ कि मैं बताने वाली हूँ आपको कि मेधावी का एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो बेटा जो आपका मेधावी का एग्ज़ाम है, जो स्कॉलरशिप का आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2023 का, जिसकी डेट फरवरी में आनी थी, बट वो फरवरी में ना होके अब आपका मार्च में होगा। और आपके फाइनल एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद ये डेट आई है कि उसके बाद की ये डेट है, ताकि आप फाइनल एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करके दे पाओ और उसके बाद मेधावी के एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओ। तो जो आपका मेधावी का एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है बेटा आपका 23 मार्च 2023 को, मतलब 23 मार्च 2023 को आपका मेधावी का एग्ज़ाम है। और ये जो मेधावी का एग्ज़ाम होता है ये क्लास 4th और 5th क्लास के बच्चों के लिए होता है। ये स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होता है, जिसमें जो क्वेश्चन पेपर आएगा बेटा वो आएगा आपका 120 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा? 120 मार्क्स का आएगा। और उसके लिए आपको पूरे 2 घंटे मिलेंगे। 2 आवर्स का आपके पास टाइम होगा। पूरे 120 का पेपर होगा, जिसमें आपके टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे। मतलब एक क्वेश्चन की जो मार्किंग रहेगी वो 2 मार्क्स रहेगी। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। और ये क्लास 4th और 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो एमसीडी प्राइमरी के जो भी बच्चे हैं जो 4th और 5th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये मेधावी का एग्ज़ाम होता है। और इसमें स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को, एज ए एक अवार्ड दिया जाता है, प्राइज़ मनी दी जाती है। अगर आप इसको क्लियर कर देते हो तो आपको प्राइज़ मनी दी जाती है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो ये जो मेधावी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा आपका 23 मार्च 2023 को। ध्यान से इस डेट को नोट डाउन कर लो बेटा, भूलना नहीं, क्योंकि आपको एनुअल एग्ज़ाम के बाद अपने मेधावी की एग्ज़ाम की जो कंटिन्यूटी बनानी है, जो टीचिंग आपको लर्निंग जो करनी है और जो टीचिंग मुझे करवानी है, वो हम ज़ोरों शोरों से करते रहेंगे। ठीक है, तो मेधावी का एग्ज़ाम 23 मार्च को। अच्छा, मेधावी का एग्ज़ाम मैंने बता दिया। जैसे टोटल कितने मार्क्स का आएगा? 120 मार्क्स का। कितने घंटे के लिए होगा? 2 घंटे के लिए होगा। कितने क्वेश्चंस होंगे? टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे। और इसका पैटर्न भी मैं पहले वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि इसका पैटर्न क्या रहेगा। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे एक क्वेश्चन के, और आपको उसमें से किसी एक को टिक करना होगा, राइट डाउन करना होगा कि ये मेरा करेक्ट आंसर है। सभी को टिक नहीं करना, एक से ज़्यादा को टिक नहीं करना। हर एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ऑप्शन को आपको टिक करना है। अगर आप एक से ज़्यादा को टिक करोगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, वो कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं माना जाएगा। तो टोटल जो 60 क्वेश्चन है, 60 के 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, सारे के सारे आपको करके आने हैं। और हर एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ऑप्शन को आपको टिक करना है, एक से ज़्यादा ऑप्शन को आप टिक नहीं करोगे। क्लास 4th और 5th स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि कोरोना में ये एग्ज़ाम नहीं हुआ था, कोविड टाइम पे ये एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो अब बच्चे जो हैं इस पोजीशन पे क्लास 4th में और 5th में, उनके लिए बहुत लकी चांस है कि वो स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देके इसको क्लियर करके स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं बता देती हूँ, जो आपका पैटर्न रहेगा उसमें टोटल F सेक्शन तक होंगे। मतलब सेक्शन A होगा एग्ज़ाम में, सेक्शन B होगा, सेक्शन C होगा, D होगा, E होगा और F होगा। टोटल 6 सेक्शंस आएंगे
और अलग अलग नंबर, अलग अलग क्वेश्चंस होंगे उसमें और अलग अलग सब्जेक्ट से होंगे। जैसे सेक्शन ए जो होगा आपका, वो होगा आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होगा? मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जिसमें आपके टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। मतलब जो मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो आपका टोटल 20 मार्क्स का होगा। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन बी। सेक्शन बी है आपका रीजनिंग का। किसका? रीजनिंग, तार्किक शक्ति का है। इसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन वही 2 मार्क्स का होगा। मतलब इसके भी जो टोटल नंबर होंगे वो कितने होंगे? 20 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट सेक्शन है आपका लैंग्वेज का, जिसमें आपको हिंदी और उर्दू मिलेगी। 2 लैंग्वेजेस आपको मिलेंगी। आपको इसमें से एक लैंग्वेज चूज करनी है। और वो कौन सी लैंग्वेज चूज करोगे आप? जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं रेगुलर बेसिस पे वो हिंदी चूज करेंगे। जो बच्चे अपने स्कूल में उर्दू पढ़ते हैं वो उर्दू चूज करेंगे। हमारे स्कूल के बच्चे 4th क्लास में हिंदी पढ़ते हैं तो वो सब हिंदी चूज करेंगे। ठीक है। उसके टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे। आपको 5 क्वेश्चन के 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है और 5 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के होंगे टोटल। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन डी, जो कि आपका इंग्लिश का सेक्शन है। इसमें आपको एक लैंग्वेज मिलेगी इंग्लिश। ये सबके लिए कंपलसरी है। इंग्लिश का आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। 5 क्वेश्चंस भी आपके 2 मार्क्स के होंगे, तो टोटल 10 मार्क्स के आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। तो सेक्शन ए मैथमेटिक्स, सेक्शन बी रीजनिंग, सेक्शन सी हिंदी और उर्दू, जिसमें से आपको कोई एक चूज करना है। मतलब हिंदी ही चूज करोगे ज़्यादातर बच्चे। नेक्स्ट सेक्शन आपका सेक्शन डी इंग्लिश। ठीक है। उसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन टोटल 10 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन ई। इस सेक्शन में आपको जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल 10 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जनरल नॉलेज के, जो कि आपके 20 मार्क्स के होंगे वैसे ही। और लास्ट सेक्शन है सेक्शन एफ, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। और वो कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा? वो होगा आपका इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी और ईवीएस। इसमें मैथ के क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले सेक्शन ए जो था हम उसमें मैथ्स के क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है। तो इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट्स आएंगे आपके, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस और एसएसटी। और ये आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आप डेली बेसिस पे अपनी बुक्स पढ़ते हो स्कूल में, जो कि आपकी बुक्स लगी हुई हैं स्कूल में आपके सब्जेक्ट की, उनमें से ये क्वेश्चंस आएंगे। जैसे इंग्लिश में पूछ लिया, किसी का राइटर पूछ लिया, किसी पोइट को पूछ लिया। हिंदी में भी सेम, कोई कवि पूछ लिया, कोई लेखक पूछ लिया। ईवीएस में कोई जनरल नॉलेज का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जो कि आपकी चैप्टर से रिलेटेड है। एसएसटी में भी सेम चैप्टर में से कोई क्वेश्चन पूछ लिया। इस तरीके के टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 40 मार्क्स के होंगे टोटल। तो इस तरीके से आपका पूरा जो पेपर होगा वो टोटल 120 मार्क्स का होगा और उसमें 60 क्वेश्चंस होंगे। ये पेपर आपको पूरे 2 घंटे के लिए मिलेगा। आप पूरे 2 घंटे में इस पेपर को इजीली कर सकते हो। बच्चों, जल्दबाजी नहीं करना, आपको आराम से शांति से क्वेश्चंस का आंसर देना है। किसी भी क्वेश्चन की उन पे ऑप्शंस पे टिक नहीं करना है, या एक से ज़्यादा पे टिक नहीं करना है। सिर्फ एक ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो बेटा, आपको इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और किसी भी क्वेश्चन में एक ऑप्शन से ज़्यादा किसी भी ऑप्शन को टिक नहीं करना है। मतलब जैसे आपके पास मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 4 ऑप्शंस हैं और आपको बाय चांस वो आंसर नहीं पता कि कौन सा आंसर है, लेकिन आप फिर भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। उसमें से किसी एक ऑप्शन को आप टिक करोगे, छोड़ोगे नहीं उसको। आपको टिक करना है किसी ना किसी एक ऑप्शन को, एक से ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन को, ताकि अगर बाय चांस वो आंसर आपका ठीक हुआ तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वरना नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं कि आप कोई क्वेश्चन गलत करोगे तो उसके मार्क्स आपसे काट लिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो आपको हर एक क्वेश्चन, मतलब टोटल 60 क्वेश्चन है, तो आपको 60 के 60 क्वेश्चंस के आंसर वहां पे टिक करके आने हैं। और
इसमें जो आपका पेपर होगा उसमें रफ पेज आपको दिया हुआ होगा, आपको कहीं पे भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। जहां रफ पेज के लिए कॉलम दिया गया है वहीं पे आपको रफ पे वर्क करना है अपना मैथ्स का या किसी भी सब्जेक्ट का आप कुछ लिखना चाहते हो, कुछ भी, ठीक है। दूसरी चीज, आपको इस पेपर में बॉल पेन का यूज करना है, चाहे वो ब्लू हो या फिर ब्लैक हो। 2 पेन लेके जाओगे, ब्लू भी ले जाना और ब्लैक भी ले जाना, आपको जो कंफर्टेबल लगे, जो आपका अच्छा चलता हो। बॉल पेन, उससे आप टिक कर सकते हो उसमें आंसर। एक तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और किसी भी क्वेश्चन के एक से ज्यादा ऑप्शन को आपको टिक नहीं करना है, उससे आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। मेधावी का एग्जाम आपका 23 मार्च का है, ये डिक्लेयर हो चुका है। उसके साथ साथ आपकी एनुअल डेटशीट भी आ चुकी है। आपके फाइनल एग्जाम कब के हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बेटा, ये है आपकी एनुअल एग्ज़ाम डेट। जो आपके एनुअल एग्ज़ाम होने वाले हैं इसमें सारी क्लासेस हैं, मतलब नर्सरी से लेके 5th क्लास के बच्चों तक है कि सभी के एग्ज़ाम किस डेट में होने वाले हैं। तो वो डेट है आपकी 13 मार्च से 18 मार्च तक। जिनके ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं उनके 18 मार्च को एंड होंगे, जिनके कम सब्जेक्ट हैं उनके उनसे पहले ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन होंगे एग्ज़ाम इन्हीं डेट के बीच में, मतलब 13 मार्च मंडे से शुरू हैं और 18 मार्च सैटरडे को एंड है। तो बेटा, जो आपका पहला एग्ज़ाम होगा वो 13 को होगा, जो कि आपका हिंदी सब्जेक्ट का होगा। ये क्लासेस चाहे कोई भी हो, एग्ज़ाम इसी पैटर्न से होंगे। जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं है इनमें से वो एग्ज़ाम उसका नहीं होगा, सीधी सीधी बात है। लेकिन नर्सरी से लेके 5th क्लास के बच्चों के जो एग्ज़ाम होंगे वो 13 मार्च से शुरू होंगे और 18 मार्च तक चलेंगे। मैं एमसीडी के स्कूलों की बात कर रही हूँ, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये उनकी डेट शीट जारी की गई है। हिंदी का है आपका 13 तारीख को, इंग्लिश का 14 को, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो एग्ज़ाम है जिसमें आपकी ड्राइंग वगैरह सब आते हैं, उसका एग्ज़ाम है 15 को। मैथ्स का एग्ज़ाम है आपका मैथमेटिक्स का 16 को। ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का आपका एग्ज़ाम है 17 को। और सोशल स्टडीज़ का आपका एग्ज़ाम है 18 को। अगर कोई बच्चा छोटी क्लासेस में है और इनमें से कोई सब्जेक्ट उसके पास नहीं है, मान लो जो 2nd क्लास के बच्चे हैं उनके पास एसएसटी नहीं है, तो उनके जो एग्ज़ाम है वो एंड हो जाएंगे 17 को। 18 को उनका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। उसके बाद उन्हें नेक्स्ट सेशन के लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को कि वो नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। तो उसके लिए उनको जो भी चीज़ें करनी होती हैं वो अपनी कंटिन्यूटी में करेंगे। स्कूल ओपन होंगे तो स्कूल भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पे कि किस तरीके से वो बताएंगे। तो 5th क्लास के बच्चों के जो एग्ज़ाम, 5th क्लास तक के बच्चे, मतलब 3rd से लेके 5th क्लास के जो बच्चे के एग्ज़ाम हैं वो 18 को ख़त्म होंगे। वो 13 से लेके 18 तक चलेंगे, ठीक है। तो ये डेट शीट थी आपकी, जो फाइनल एग्जाम आपके होने वाले हैं। और एक चीज़ और बता दूं, जो सिलेबस है, जैसे जो मिड टर्म हुआ था आपका, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स आपको कराए गए वो फाइनल एग्जाम में होने वाले हैं। अगर आप कहोगे तो मैं वो भी आपको टॉपिक्स बता दूंगी किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही था बेटा। मैं कह रही थी शुरू में कि मैं कोई टॉपिक भी समझाऊंगी, लेकिन मैं इस वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखती हूँ। इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन है आपके मेधावी के एग्जाम से रिलेटेड और आपके एनुअल एग्जाम से रिलेटेड। कुछ पर्टिकुलर्स थी जो मुझे बतानी ज़रूरी थी बच्चों को, ताकि बच्चे अवेयर हो जाएं और स्टडी थोड़े और अच्छे से करना शुरू कर दें। और जो बच्चे मेधावी का एग्जाम देने वाले हैं या जो फाइनल एग्जाम भी देने वाले हैं, वो मेरी वीडियोस सारी ज़रूर 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 देखें बेटा। आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बनेगी। तो अगर आपको अपनी क्लास में टॉप करना है तो ये वीडियोस ज़रूर देखनी होंगी, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। मेधावी के एग्जाम डेट में बता चुकी हूँ, पैटर्न बता चुकी हूँ, कौन कौन सी क्लासेस देने वाली हैं वो भी बता चुकी हूँ, कब होने वाला है ये भी बता चुकी हूँ, कैसे अटेम्प्ट करना है मैं ये भी बता चुकी हूँ। और सेम एज इट इज़ मैं फाइनल एग्जाम की डेट शीट भी आपके आगे क्लियर कर चुकी हूँ कि कब से लेके कब तक किस सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था बेटा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वैसे तो मैं पिछली वीडियो में एंड कर चुकी थी वीडियो का कि अब इसके आगे नहीं बनाऊंगी वीडियो, बट मुझे लगा वीडियो थोड़ी छोटी ही है और आगे के क्वेश्चन आंसर्स हम इसमें कर सकते हैं, जो कि मैंने फाइनल एग्ज़ाम की आपको डेट शीट बताई थी।
तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फाइनल एग्ज़ाम के जो पेपर्स हैं उसकी प्रैक्टिस भी इसी वीडियो में करवा दूं, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। एक तरफ आपको एक एंड मिलेगा, बट आपको आगे बढ़ जाना है, उस एंड के आगे भी वीडियो कंटिन्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो आपकी एक कंटिन्यूटी में होने वाली है। हमने मेधावी का एग्ज़ाम डिस्कस किया था, उसका पैटर्न डिस्कस किया था, उसकी डेट डिस्कस की थी, और अब उसके बाद हमने फाइनल एग्ज़ाम की डेट शीट डिस्कस की थी। अब बात आती है कि हमारे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो कितने मार्क्स के, कितने आवर्स के, और किस किस तरीके के क्वेश्चंस उसमें आने वाले हैं। ठीक है, तो आपके सामने जैसे क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर मैंने साइट से डाउनलोड किया है, तो मैं आपको ये सॉल्व करवाने वाली हूँ। 2 पेपर्स हैं मेरे पास आज, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर क्लास 4th के लिए है, और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए बच्चे को 2 घंटे मिलेंगे, और ये टोटल 30 नंबर का पेपर होगा, और ये विषय हिंदी है। मतलब ये हिंदी का पेपर है। जो फर्स्ट पेपर आपको 13 तारीख का होने वाला है, वो लगभग ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पे मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं और आंसर्स देना शुरू करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर को चुनिए। नीचे जो ये पूरा अनुच्छेद दिया गया है, ये एक पैराग्राफ दिया गया है, आपकी बुक में से किसी एक चैप्टर में से निकाल के ये कुछ लाइनें रख दी हैं किसी पार्ट की, और पूछा है कि आप इसको पढ़कर नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके सही उत्तर को निशान लगाइए, उसको चुनिए कि कौन सा इसमें से सही आंसर उनका होगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम पैराग्राफ को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, देन अगेन हम पैराग्राफ को पढ़ के क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है ये आपका 4 मार्क्स का है, मतलब इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए इस पैराग्राफ से रिलेटेड, और चारों क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं, तो ये टोटल आपके 4 नंबर का होगा। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पेपर में हर एक क्वेश्चन को आपको टिक करके ही आना है। एक से ज़्यादा को टिक नहीं करना है, सिर्फ एक उसको टिक करना है आपको। एक ऑप्शन को 3 में से 2 को या 3 को नहीं टिक करना है, सिर्फ एक ऑप्शन को आप एक क्वेश्चन में टिक कर सकते हो। वो सही होगा तो सही होगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। सही होगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, वरना आपके मार्क्स 0 रह जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अनुच्छेद, धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास, महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। ये गांधी जी के बारे में भी है। गांधी जी जहाँ रहते थे वहाँ के प्लेस के बारे में है। खासकर बात की गई है अहमदाबाद के जो साबरमती आश्रम है महात्मा गांधी जी का, उस जगह की बात की गई है। तो चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके के हैं। धनी और उसके माता पिता कौन सी खास जगह रहते थे? खादी से क्या बनते हैं? गांधी जी के आश्रम का क्या नाम था? गांधी जी के आश्रम में रहने वाले बालक का क्या नाम था? ठीक है, एक बार फिर से अनुच्छेद पढ़ते हैं ताकि हमें इन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास, महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहां पूरे भारत के से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बात सुनते। तो पहला क्वेश्चन है, धनी और उसके माता पिता कौन सी खास जगह पर रहते थे? तो वो कौन सी खास जगह पर रहते थे? वो रहते थे साबरमती आश्रम में। कहाँ रहते थे? साबरमती आश्रम में। ठीक है, तो हम इसको टिक कर देंगे, साबरमती आश्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ख, खादी से क्या बनते हैं? तो हमने पैराग्राफ में पढ़ा था, वो सूत काटते थे और खादी से क्या बनाते थे? सूत काट कर खादी से कपड़े, वस्त्र बनते हैं। क्या बनते हैं? वस्त्र। तो ऑप्शन सी हमारा ठीक होगा, ऑप्शन 3 हमारा ठीक होगा। ग प्रश्न, गांधी जी के आश्रम का क्या नाम था? बताइए, जो गांधी जी का आश्रम जहाँ पे धनी और उसके माता पिता रहते थे, उसका क्या नाम था? उसका नाम था साबरमती।
क्या नाम था? साबरमती आश्रम। देखो पहली ही लाइन में लिखा हुआ है महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के आश्रम में रहने वाले बालक का क्या नाम था? जो उनके आश्रम में रह रहा था बालक, उसका क्या नाम था? उसका नाम था धनी। क्या नाम था? धनी। ठीक है, ये आपका चैप्टर है आपकी हिंदी की बुक में स्वतंत्रता की ओर, उसी में से ही ये पैराग्राफ लिया गया है, उसी की ये कुछ लाइनें हैं और उसी के बेसिस पे ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ये 4 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं? 4 नंबर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दी गई कविता की पंक्तियां पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे पहले एक चैप्टर दे दिया, चैप्टर के पैराग्राफ दे दिया, अब हमें कविता की कुछ पंक्तियां दे दी। तो इसी तरीके का आपका पैटर्न आएगा आपके पेपर में। पहले इस तरीके का कोई अनुच्छेद होगा और उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, फिर नीचे एक कविता होगी, उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो पैटर्न सेम रहेगा, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। ठीक है, मैं बस आपको तरीका बता रही हूँ कि इनको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है, कि अनुच्छेद को आपको पहले पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस को पढ़ना है, फिर दोबारा अनुच्छेद को पढ़ के आपको आंसर्स को टिक करना है। और एक बार जब पूरा पेपर हो जाएगा तो आपको रीचेक भी करना है कि हमने जो किए हैं वो आंसर बिल्कुल ठीक है या गलत। और हमें ये भी देखना है कि हमने एक से ज़्यादा ऑप्शन को तो टिक नहीं कर दिया है, वो भी हमें चेक करना है। ठीक है, हमें सिर्फ एक ऑप्शन को टिक करना है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस को टिक हमें नहीं करना है। प्रश्न 2, नीचे दी गई कविता की पंक्तियां पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। दोबारा पढ़ देती हूँ एक बार। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। ये किसी कविता की कुछ लाइनें हैं और ये कविता मैं आपको बता देती हूँ। ये कविता है कौन कविता, जिसमें एक चूहे की शरारतें बताई गई हैं कि किस तरीके से वो शरारतें करता है। ठीक है, तो कागज कौन कुतरता है? जो कौन कविता है उसमें कागज को जो कुतरता है वो कौन कुतर रहा है? कौन कुतर रहा है? चूहा। कौन कुतर रहा है? चूहा। तो इसमें ख ऑप्शन आपका क्या होगा? ठीक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, घर की किस चीज से भर जाता है? जो चूहा कुतर कुतर कर सारे कागज कर देता है, सारे कागजों को कुतर देता है, वो घर को किस चीज से भर देता है? वो किस चीज से भर देता है घर को? देखो सेकंड लाइन में है रद्दी से घर को भर जाता, तो किससे घर को भर दिया उसने? रद्दी से। तो ऑप्शन में रद्दी है? यस, जो ऑप्शन ग है वो रद्दी है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ग। तो हम इसको टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कबाड़ी किसको कहा जाता है? कबाड़ी किसको कहा जाता है बेटा? जो कबाड़ का, जो बेकार का सामान हम हमारे घरों से ले जाते हैं और उसको दोबारा से चेंज करके मार्केट में न्यू करके बेचते हैं। खासकर कबाड़ी किसको बोला जाता है? कबाड़ी जो इंसान कबाड़ इकट्ठा करता है, जो वेस्ट जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करके अपने पास रखता है, उसको कबाड़ी बोला जाता है। तो देखो पंक्तियाँ हैं आपकी, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। तो कबाड़ी कौन होता है? जो क्या करता है? रद्दी खरीदने वाला होता है कबाड़ी। जो हमारे यहाँ से रद्दी मतलब न्यूज़पेपर की रद्दी या फिर कॉपी किताबों की या फिर कुछ भी फटा वो जो भी टूटा हुटा सामान होता है वो सब जो लेके जाता है उसको हम कबाड़ी वाला बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन है जैसे कूड़ा बीनने वाला, नहीं, उसको हम कूड़ा बीनने वाला नहीं बोलते हैं। कूड़ा बीनने वाला कौन होता है? जो स्वीपर होते हैं वो। रद्दी खरीदने वाला हमारा कबाड़ी वाला रद्दी खरीदता है। और कपड़े बेचने वाला तो क्या होता है? शॉपकीपर होता है, जिसकी शॉप पे कपड़े रहते हैं। तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ख जो है वो इसमें आंसर बिल्कुल ठीक है। तो रद्दी खरीदने वाला ही क्या कौन होता है? कबाड़ी होता है। तो इस तरीके से हमने ये पोएम भी कर ली। और ये पोएम कितने मार्क्स की थी? 3 मार्क्स की, मतलब हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का था? 1 नंबर का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए। आपके मेन एग्जाम में भी इसी तरीके का पैटर्न आने वाला है। पहले एक अनुच्छेद दिया जाएगा जो कि 4 नंबर का हो सकता है, और दूसरा आपकी कुछ कविता की कुछ लाइनें दी गई होंगी जो कि 3 नंबर की हो सकती हैं। चेंज हो सकता है, अनुच्छेद 3 नंबर का भी हो सकता है, ये 4 नंबर का भी हो सकता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, पर पैटर्न सेम रहेगा। पहले एक अनुच्छेद आएगा, फिर एक कविता आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए संकेत शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। कुछ ब्रैकेट में कुछ संकेत शब्द दिए गए हैं, मतलब कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनकी हेल्प से आप इनको फिल कर सकते हो। और ये क्वेश्चन भी 4 नंबर का होने वाला है, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन हैं जो कि एक एक नंबर से बने हुए हैं। तो अगर आप चारों के आंसर ठीक दोगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। जितने आंसर भी आप करेक्ट करोगे आपको उतने मार्क्स मिल जाएंगे। और आपको जो शब्द यूज़ करने हैं इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए, रिक्त स्थानों को जो फिल करने हैं आपको, वो आपको इन 4 शब्दों में से स्वतंत्रता, कानून, योजना और बिन्नी, इनसे आपको फिल करने हैं। इनसे आपको ये कंप्लीट कर देना है। तो पहले मैं सारे आपको क्वेश्चन पढ़ूंगी ब्लैंक के साथ, फिर बाद में हम देखेंगे कौन सा कुछ किस में सूटेबल है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है, धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी डैश बन रही थी। सेकंड, गांधी जी भारत की डैश के लिए लड़ रहे थे। थर्ड, डैश आश्रम की बकरी थी। लास्ट, गांधी जी ने नमक डैश तोड़ने के लिए पैदल यात्रा की। अब हम ब्लैंक्स देख लेते हैं क्या क्या हमें ऑप्शन में मिला है। स्वतंत्रता, कानून, योजना और बिन्नी। अब देखते हैं कौन सा ठीक रहेगा। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी डैश बन रही है। तो क्या बन रही थी, आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा स्वतंत्रता की ओर। तो धनी को क्या पता चला था कि आश्रम में क्या बन रही है, एक योजना बन रही है, बहुत बड़ी योजना बन रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, योजना। सेकंड, गांधी जी भारत की डैश के लिए लड़ रहे थे। जो गांधी जी हैं या उनके जो साथी थे वो भारत को क्या करवाना चाहते थे, भारत को स्वतंत्र करवाना चाहते थे, आज़ाद करवाना चाहते थे। उस स्वतंत्रता के लिए गांधी जी भारत की तरफ से लड़ रहे थे। थर्ड, डैश आश्रम की बकरी थी। जो धनी की जो बकरी थी उसका क्या नाम था, बिनी। क्या नाम था, बिनी। और वो आश्रम की इकलौती बकरी थी, तो बिनी आश्रम की बकरी थी। लास्ट, गांधी जी ने नमक डैश तोड़ने के लिए पैदल यात्रा की। तो हमारे पास लास्ट क्या बच गया, कानून। तो गांधी जी ने जो नमक का कानून तोड़ा था उसके लिए पैदल यात्रा करी थी। ठीक है, वो साबरमती से कहाँ तक पहुँचे थे, दांडी तक पहुँच के उन्होंने नमक वहाँ पहुँचकर नमक का कानून तोड़ा था। नमक को बनाकर नमक का कानून अंग्रेजों की नज़रों में उन्होंने तोड़ दिया था। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन थे जो कि एक एक नंबर के थे। तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे इसके लिए जैसे ही आप इनको कंप्लीट कर दोगे। तो इजी है बेटा। देखो ब्रैकेट में दिए हैं कि फिलअप्स में कि यही आपको फिल करना है, बस आपको देखना है कि कहाँ कौन सा सूटेबल रहेगा। तो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, शब्दों का मिलान कीजिए। अब हमें एक तरफ के शब्दों का दूसरी तरफ के शब्दों के साथ क्या करना है, मिलान करना है, मैच करना है कि कौन सा किसके साथ ठीक रहेगा। एक तरफ के पढ़ूंगी पहले, फिर दूसरी तरफ के, फिर देखते हैं कौन किसके साथ इजीली मैचअप हो जाएगा। साबरमती, डांडी और बिनी। इस तरफ है दूध, आश्रम और नमक। देखो हमें पता है साबरमती क्या है, साबरमती एक नदी भी है, और साबरमती नदी के किनारे जो आश्रम बना हुआ है उसका नाम भी क्या है, साबरमती आश्रम, जो कि गांधी जी का आश्रम है, जो कि आपके अहमदाबाद, गुजरात की एक सिटी अहमदाबाद में है। तो साबरमती को हम आश्रम से मिला देंगे। उसके बाद बिनी, हमें पता है बिनी एक बकरी है। बकरी क्या दे सकती है, दूध दे सकती है, नमक तो नहीं देगी ना। तो बिनी को हम दूध के साथ मिलान करेंगे। लास्ट हमारा बच गया दांडी, जो कि नमक है। गांधी जी साबरमती से चलते हुए, साबरमती आश्रम से चलते हुए कहाँ तक पैदल गए थे, दांडी तक पैदल गए थे, जो कि एक समुद्र तट के किनारे एक गांव है, वहाँ तक गए थे। और वहाँ जाके उन्होंने नमक बनाकर नमक का कानून तोड़ा था। तो दांडी किससे जुड़ा हुआ है, नमक से। ठीक है, हमें इस तरीके से देखना है कि कौन सी चीज़ किसके साथ मैच हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है वचन बदलिए। इससे पहले का जो क्वेश्चन था मैं आपको बताना भूल गई, वो कितने मार्क्स का था। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 3 मार्क्स का है, मतलब हर एक मिलान जो आपका ठीक होगा उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वचन बदलिए। वचन बदलिए का मतलब होता है, मतलब एक वचन से आपको क्या कर देना है, बहुवचन कर देना है, कि एक चीज़ थी उसकी हमें अनेकों चीज़ बनानी है, तो वो हम किस तरीके से बनाएंगे। ये 4 दिए गए हैं, तो हर एक
1 नंबर का है और टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा ये? 4 मार्क्स का। एक जो ठीक होंगे आपको उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं। पहला है क्यारी। इसका आंसर क्या होगा? क्यारियाँ। क्या होगा? क्यारियाँ। फिर है दवाई। इसका आंसर क्या होगा? दवाइयाँ। फिर है मक्खी। मक्खी का क्या होगा? मक्खियाँ। फिर है बकरी। बकरी का क्या होगा? बकरियाँ। ठीक है, मैं लिख के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं इससे पहले करवा चुकी हूँ आपको। मैं चाहती हूँ बच्चे खुद से करें, लिख के लाएं, तो ताकि मैं चेक करूँ कि उन्होंने ठीक से किया या नहीं किया, उन्हें मात्राएं पता है या नहीं पता है। इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ आज चीज़ें, मैं सिर्फ ओरली आपको समझा रही हूँ ताकि आप सुनो अच्छे से वीडियो में और अच्छे से उनको करते जाओ, खुद से करो। ठीक है, तो ये भी हमारा 4 नंबर का था। एक बार फिर से बता देती हूँ। क्यारी का क्या होगा? क्यारियाँ। दवाई का दवाइयाँ। मक्खी का मक्खियाँ। बकरी का बकरियाँ। ठीक है, ये हमने एक वचन से किस में बदल दिया? बहुवचन में। आया समझ में आता है? और ये 4 मार्क्स का था। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। फिर से बता रही हूँ, क्वेश्चन आपको कोई भी छोड़ना नहीं है, आपको हर एक क्वेश्चन करना है, ताकि अगर आपको बाय चांस गलत भी हो तो हमें पता है कि वो 0 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आप छोड़ के आओगे तब भी तो आपको 0 ही मिलेंगे। लेकिन आप अगर करके आ जाओगे और बाय चांस बाय लक वो ठीक हो जाएगा तो आपको 1 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है एग्जाम में, चाहे कुछ हो जाए। हमें जितने हमें क्वेश्चन दिए गए हैं उन सबको हमें आंसर करके आना है, और ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें हमें सिर्फ एक ऑप्शन को हमें टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न 6। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है पूरा। देखो नीचे एक चित्र दिया गया है, ये भी सेम उसी चैप्टर में से आपका स्वतंत्रता की ओर, जिसमें गांधी जी और धनी का एक फोटोग्राफ बना हुआ है। या आप वैसे किसी और बच्चे का भी समझ सकते हो, ऐसा नहीं है कि उस चैप्टर में से ही, बट अब यहाँ पे एग्जाम जो हो रहा है वो आपकी टेक्स्ट बुक से ही हो रहा है, तो इसलिए मैं उनसे रिलेट कर रही हूँ आपको। तो गांधी जी हैं और एक तरफ धनी है, और कहा है इनके बारे में कुछ लाइनें लिखें, कुछ पंक्तियां, कुछ अनुच्छेद लिखें। अब ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का बेटा, तो आपको 4 लाइनें तो लिखनी ही लिखनी है, मतलब 4 लाइनें तो आपको इस अनुच्छेद में लिखनी ही पड़ेंगी, ताकि आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिल सके। अगर आप एक भी कम लिखोगे तो उतने ही नंबर आपके कम होते चले जाएंगे। तो 4 तो मिनिमम है, मैक्सिमम आप कितनी भी लिख सकते हो, जितनी आपको आती हो। तो देखो धनी है एक तरफ महात्मा गांधी जी हैं, तो इनको देखते हुए आपने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, आप वो लाइनें भी यहाँ लिख सकते हो। जैसे धनी महात्मा गांधी जी को क्या कह के बुलाता था, आप वो लिख सकते हो। गांधी जी का आश्रम का नाम ये था, वहाँ पे धनी और उसके माता पिता रहते थे, ये लिख सकते हो। धनी की एक बकरी थी, और धनी ने महात्मा गांधी जी को बोला था कि मैं आपके लिए दूध लेके आऊँगा। तो इस तरीके की बातें जो भी आपने उस चैप्टर में पढ़ी स्वतंत्रता की ओर, आप इस अनुच्छेद में लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता तो चली गया है कि ये जो पिक्चर है ये वहीं से ली गई है या उसी तरीके से रिलेट करती है। तो आपको जो भी इस पिक्चर से जो भी लगता हो आप वो सब चीज़ें इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मैं आपके होमवर्क के लिए दे रही हूँ। देखती हूँ कौन से बच्चे कमेंट बॉक्स में मेरे को इसको आंसर कमेंट करते हैं, मतलब पूरा ना सही, लेकिन आप लिख के लाओगे तो मैं वैसे भी चेक करूँगी। तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ 1-2 लाइनें आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके लिखना कि इसमें आप क्या लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर चांद बिंदु या बिंदु लगाइए। अब नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, 4 शब्द, और बोला गया है ये नीचे जो शब्द दिए गए हैं इनको सही करें। सही किस तरीके से? इनमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है, या तो इनमें कहीं पे चांद बिंदु नहीं है या फिर कहीं बिंदु नहीं है जो कि न दिखाती है। अब आपको वो करना है। तो ये 4 नंबरों का है और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 1 नंबर का है। तो आपको ये सब करके दिखाना है। जैसे पहला शब्द है धुआं, फिर है कुआं, पसंद, बंद गोभी। तो धुआं, धुआं में ऊपर क्या आती है? चंद्र बिंदु आती है बेटा। क्या आती है? चंद्र बिंदु। तो आपको धुआं को ठीक करके कैसे लिखना है? धुआं ऐसे लिख के ऊपर धुआं धै के ऊपर आपको चंद्र बिंदु लगा देनी है। ऐसे ही कुआं, कुआं में भी क्या आती है? ऊपर चंद्र बिंदु आती है, तो उसको भी आपको ऐसे ठीक करके लिखना है। फिर है पसंद, पसंद, पसंद में न की कमी है, तो पसंद न आएगा से के ऊपर।
तो आपको न की बिंदु लगा दिए, एक बिंदु लगा देनी है। ऐसे ही बंद गोभी, बंद गोभी में भी न की कमी लग रही है तो ऊपर आप एक बिंदु लगा दोगे। तो इस तरीके से आपको ये ठीक करने हैं, ठीक है। चलिए, ये हर एक ठीक शब्द के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। जितने शब्द आपके ठीक होंगे उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। प्रश्न नंबर 9 है ये, और बोला गया है ये जो शब्द दिए गए हैं, 2 शब्द हैं, इनके अर्थ बताइए क्या होंगे। दोनों शब्द 1-1 नंबर के हैं, तो टोटल मार्क्स हुए 2 मार्क्स। तो अगर आप इन दोनों का आंसर ठीक दोगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। तो देखो शब्द क्या है, गुस्सा और पोथी। तो गुस्सा का अर्थ क्या होता है? क्या होता है गुस्सा का अर्थ? कभी आप गुस्सा करते हो तो मतलब आप क्या कर रहे हो? अहंकार कर रहे हो, किसी पे अहंकार कर रहे हो, किसी पे गुस्सा कर रहे हो। पोथी, पोथी क्या होती है? पोथी एक तरीके का गट्ठर होता है जो मतलब कागजों का बना होता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? पोथी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और ये लास्ट क्वेश्चन है। मतलब आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में जो आपके फाइनल एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपको टोटल कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके आंसर आपको करने हैं, और टोटल 30 मार्क्स का ये पेपर होगा। आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे का। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी बात का विरोध करने के लिए गांधी जी क्या किया करते थे? बताइए, गांधी जी को जब किसी बात का विरोध करना होता था तो वो क्या करते थे? पहली बात, गांधी जी को हम जानते हैं बापू के नाम से। दूसरी बात, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, मतलब वो लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते थे। वो हमेशा अपनी बात सरल रूप से और शांत रूप से बताना ज़्यादा आसान समझते थे, ज़्यादा अच्छा समझते थे, बल्कि गुस्से के। तो उनमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं था, वो गुस्से में बिल्कुल नहीं रहते थे, मतलब वो अहिंसा के पुजारी थे, वो लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो वो हमेशा जब भी उन्हें किसी बात का विरोध करना होता था तो वो उसके लिए अनशन पर बैठ जाते थे, भूख हड़ताल पर बैठ जाते थे। क्या करते थे वो? भूख हड़ताल, मतलब खाना नहीं खाते थे, कई कई दिनों के लिए वो खाना छोड़ दिया करते थे, या फिर उनके उस विरोध को जताने के लिए वो लोगों को इकट्ठा करके उस चीज़ की रैली निकालते थे, उस चीज़ के बारे में सबको जागरूक करते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़ जाएं और गवर्नमेंट पर, सरकार पर दबाव पड़े। किस सरकार पर? ब्रिटिश सरकार पर, जिन्होंने हम पे राज किया है 100 साल। तो इस तरीके से वो किसी भी बात का विरोध करने के लिए इस तरीके से अपनी बातों को सामने रखते थे। वो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर था, एक क्वेश्चन पेपर। अब इसके बाद मैं दूसरा पेपर लेके आऊँगी आपके लिए इसी वीडियो में, तो कंटिन्यू बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पेपर। ये है आपका पेपर नंबर 2। तो ये पेपर भी क्या है आपका? हिंदी का ही, कक्षा 4 के लिए है ये भी। इसकी समय अवधि भी कितनी है? 2 घंटे की, मतलब ये 2 घंटे के लिए दिया जाएगा आपको ये पेपर करने के लिए। और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं? 30 नंबरों का ये पूरा पेपर रहेगा। इस पूरे पेपर में आपको टोटल 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आपको सॉल्व करना है, जिनके आपको आंसर किसी में लिखना होगा तो किसी में टिक करना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें ये नीचे दिया गया जो अनुच्छेद है उसको पढ़ना है अच्छे से, और जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं उसके आंसर हमें लिखने हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये टोटल 3 मार्क्स का है। मतलब इसमें जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं वो टोटल कितने पूछे गए हैं? 3 पूछे गए हैं, और हर एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 नंबर दिया जाएगा। तो पहले अनुच्छेद पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर दोबारा से अनुच्छेद पढ़ते हुए हम सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं अमित हूँ, जिस बच्चे को सब चिढ़ा रहे थे। उसने सुनीता को अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? अमित ने सुनीता से पूछा। पहला प्रश्न है कै। ये शब्द किसने कहे? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? ख प्रश्न, बच्चे एक लड़के को छोटू छोटू कहकर क्यों बुला रहे थे? ग प्रश्न,
आप अपने मित्रों को किन नामों से चिढ़ाते हो? किन्हीं दो मित्रों के नाम और उन्हें चिढ़ाने वाले नाम लिखिए। चलिए दोबारा अनुच्छेद पढ़ते हैं, क्योंकि अब हमें क्वेश्चन पता चल गए कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस लड़के को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं अमित हूँ। जिस बच्चे को सब चिढ़ा रहे थे उसने सुनीता को अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? अमित ने सुनीता से पूछा। तो ये शब्द किसने कहे, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? तो लास्ट लाइन में देखो आप, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं, अमित ने सुनीता से पूछा। किसने किससे पूछा? अमित ने सुनीता से पूछा। और ये जो अनुच्छेद आपका लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? कौन सी चैप्टर से लिया गया है? सुनीता की पहिया गाड़ी से। कहाँ से? सुनीता की पहिया कुर्सी से। ठीक है, तो ये शब्द हमें पता चल गया कि अमित ने सुनीता से पूछे थे। किसने कहे थे? अमित ने सुनीता से। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे एक लड़के को छोटू छोटू कहकर क्यों बुला रहे थे? देखो फर्स्ट लाइन में ही है, उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। तो सारे बच्चे उसको छोटू छोटू क्यों कह रहे थे? किसको? अमित को क्यों कह रहे थे वो छोटू छोटू? क्यों? क्योंकि उसका कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। ठीक है, ये आंसर भी हो गया। नेक्स्ट, ग, आप अपने मित्रों को किन नामों से चिढ़ाते हो? चलो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप मेरे को बताना कमेंट में कि आप अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं आप उनको किन नामों से चिढ़ाते हो, और उनके चिढ़ाने वाले नाम भी बताना और उनके रियल नेम भी बताना। मतलब उनका असली नाम क्या है वो लिखना, और साथ में उनका वो नाम लिखना जिस नाम से आप उनको चिढ़ाते हो, किन्हीं दो बच्चों के। तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना कि ये क्या क्या आप बच्चों को बोलते हो। ठीक है, तो ये हमारा टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, और हर एक क्वेश्चन के लिए हमें एक एक नंबर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दी गई कविता की पंक्तियां पढ़ो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है, मतलब इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, और तीनों क्वेश्चंस एक एक नंबर के हैं, जो कि टोटल हमारे 3 नंबर के हो गए। तो पहला इसमें, कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने जस्ट इससे पहले वाला जो क्वेश्चन पेपर किया था उसमें ये सेम क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ बेटा, इसीलिए करवाती हूँ क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। अब देखो इनके सारे आंसर हमें पता होंगे इजीली, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम नहीं करते प्रैक्टिस तो हमें दिक्कत आती है, हमें दोबारा से होगा। अब ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें पता है, तो चलिए एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं। कागज कौन कुतरता है? सेकंड, घर किस चीज से भर जाता है? थर्ड, कबाड़ी किसको कहा जाता है? तो एक बार पंक्तियां फिर पढ़ेंगे। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर से का घर भर जाता। तो कागज को कौन कुतरता है कविता में? ये कविता कौन सी है? कौन, तो कौन कुतरता है कागज? कागज कुतरता है चूहा, तो चूहे को हम टिक करेंगे ख पार्ट को। सेकंड है, घर किस चीज से भर जाता है? तो चूहा कुतर कुतर कर किस चीज से भर देता है पूरे घर को? रद्दी से घर को भर जाता है। किससे भर देता है? रद्दी से, तो रद्दी को हम टिक करेंगे इसमें, ग ऑप्शन को। थर्ड, कबाड़ी किसको कहा जाता है? किसको कहते हैं कबाड़ी? जो कि रद्दी खरीदता है। कौन खरीदता है? कबाड़ी, हमारा जो रद्दी खरीदता है उसको हम क्या बोलते हैं? कबाड़ी। ठीक है, तो ये हमने पहले कर लिए थे, एक बार फिर कर लिया, अब हमें पक्के से याद हो गए। अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हम इजीली इनको फटाफट टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मिलान कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। हर एक मिलान ठीक होने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा, तो टोटल 3 नंबर आपको मिलेंगे। मैं एक तरफ के पढ़ूंगी पहले, फिर दूसरी तरफ के, फिर देखते हैं कौन सा किससे मेल खाता है, उससे हम मैच करेंगे। शारीरिक अक्षमता, सुनने व बोलने में अक्षमता, देखने में अक्षमता। अब ये कुछ अक्षमताएं जो कोई बच्चा, बड़ा, बूढ़ा इन अक्षमताओं से गुजरता है, उन्हें पता होता है कि ये किस चीज़ से, जैसे किसी में शारीरिक, किसी को चलने फिरने में कोई अक्षमता होती है। जैसे सुनीता थी, उसको चलने में दिक्कत होती थी, इसलिए उसकी जो वो हमेशा बैठी रहती थी एक पहिया कुर्सी पर,
तो इसको हम किससे जोड़ेंगे? शारीरिक अक्षमता को पहिया कुर्सी से। देखने व बोलने में अक्षमता, सुनने व बोलने में, जिसको सुनाई नहीं देता या बोला नहीं जाता जिससे, तो वो किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करता है? साइन लैंग्वेज। ये आपने इंग्लिश के चैप्टर में पढ़ा है, वो साइन हेलन केलर वाला, तो उसमें साइन लैंग्वेज से पढ़ती थी वो लड़की। तो इसमें संकेत भाषा। और लास्ट, देखने में अक्षमता, जिनको दिखाई नहीं देता वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई करते हैं? उनके पास एक पर्टिकुलर एक बुक होती है जिसमें छेद छेद के अक्षर लिखे जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रेल लिपि। क्या बोलते हैं? ब्रेल लिपि। ये मिस्टर ब्रेल द्वारा इन्वेंट की गई थी उनके लिए जिनको दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो हमारे तीनों मिलान हो गए हैं। शारीरिक अक्षमता पहिया कुर्सी से, सुनने व बोलने में अक्षमता संकेत भाषा से, देखने में अक्षमता ब्रेल लिपि से। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इस चित्र के बारे में 4 पंक्तियां लिखें। अब हमें पता चल गया ये एक लड़की बैठी है कुर्सी पे, पहिया कुर्सी पे, तो हमें पता चल गया ये सुनीता की पहिया कुर्सी से चैप्टर से ये कुछ फोटोग्राफ लिया गया है। हमें इसके बारे में 4 लाइनें ज़रूर लिखने। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपका 4 नंबर का है। आपको जो नंबर ऐसे लिखने वाला होगा उसके हमें मार्क्स देख लेने हैं। अगर वो 3 नंबरों का होगा तो हमें 3 पंक्तियां लिखनी है, अगर वो 4 का होगा तो 4 लिखनी है। इस तरीके से हमें करना है, क्योंकि जितनी हम कम लिखेंगे हमारे मार्क्स उतने ही डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये 4 नंबर का है तो हमें 4 तो ज़रूर लिखनी ही लिखनी है। तो देखो, इसमें आपको ये चैप्टर पता होगा तो आपको उस चैप्टर से ही निकाल के, जैसे सुनीता पहिया कुर्सी पर बैठी, एक लड़की उधर है, एक उसकी मदर उसका हाथ खींच के लेके जा रही है। तो अगर आपको चैप्टर नहीं भी पता तो आप इस चित्र से भी कुछ 4 लाइनें बना सकते हो। जैसे एक लड़की पहिया कुर्सी पर बैठी है, दूसरी तरफ एक लड़की और है जो कि खड़ी है और उसकी माता उसको खींच रही है। जो लड़की खड़ी है वो सुनीता की तरफ हाथ बढ़ा रही है, लेकिन उसकी माँ उसको जाने नहीं दे रही। सुनीता एक ऐसी कुर्सी पर बैठी है जो कि पहिए से बनी है, पहिए लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आप 4 लाइनें बना सकते हो। और जिनको चैप्टर के बारे में पता है वो इस पिक्चर को डिफाइन कर सकता है इजीली कि इस चित्र में क्या दर्शा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये चीज़ें कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अगेन 4 मार्क्स का है आपका। इसमें अगेन एक कविता दे दी गई है, एक कविता के कुछ पंक्तियां दे दी गई हैं और पूछा है नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसके बारे में आप उनके उत्तर दीजिए। निम्नलिखित कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या क्या आंसर होंगे वो हमें लिखने हैं। तो पहले पंक्तियां पढ़ लेते हैं। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। कोलू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। पढ़कू के अनुसार मालिक ने बैल को क्या सिखा रखा है। सेकंड, पढ़कू ने मालिक से क्या पूछा। थर्ड, पागुर शब्द का अर्थ बताइए। फोर्थ, कोलू का बैल मुहावरे में प्रयोग करो। तो इनके हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। एक बार दोबारा पंक्तियां पढ़ लेते हैं फिर आंसर करेंगे। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। कोलू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। ठीक है, प्रश्न क्या है। पढ़कू के अनुसार मालिक ने बैल को क्या सिखा रखा है। तो पढ़कू के अनुसार मालिक ने बैल को क्या सिखा रखा है। मालिक ने बैल को सिखा रखा है कि आपको बैल को सिखा रखा है कि आपको एक निश्चय क्रम में चलते रहना है, चाहे आपको कोई रोके चाहे कोई टोके। तो पढ़कू के अनुसार मालिक ने बैल को क्या सिखा रखा था कि कहीं रुकना नहीं है और चाहे कुछ भी हो आपने जो निश्चय कर लिया वो करते रहना है। ख, पढ़कू ने मालिक से क्या पूछा।
तो पड़कू ने मालिक से क्या पूछा? पड़कू ने मालिक से पूछा कि आप बिना देखे कैसे भेद लगा लेते हो कि आपका जो बैल है वो चल रहा है या रुक गया। तो आपको पता है वो कैसे पता लगा लेता था? जिसने ये कविता पढ़ी होगी पड़कू की सूझ, उसको पता होगा। उन्होंने एक घंटी बांधी हुई थी जिसके वो जब वो चलता था बैल तो वो बजती थी, और जैसे ही वो रुक जाता था वो बैल बजनी बंद हो जाती थी। तो मालिक को बिना देखे ही पता चल जाता था कि उसका बैल, जो कोल्हू का बैल कहते हैं, जो बहुत मेहनत करता है, वो अब रुक गया है, वो चल नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गए प्रश्न है, पागुर शब्द का अर्थ बताइए कि पागुर शब्द का अर्थ क्या है। पागुर शब्द का अर्थ है बेटा, जैसे कि आप गाय भैंसों को देखते हो ना, वो जुगाली करते रहते हैं, मतलब मुंह चलाते रहते हैं ऐसे, हमेशा उनका मुंह चलता रहता है, तो उसको बोलते हैं पागुर करना, मतलब जुगाली करना। चाहे वो खड़े होते हैं, चाहे बैठे रहते हैं, चाहे चलते रहते हैं, चाहे रुक जाते हैं, वो हमेशा पागुर करते रहते हैं, वो हमेशा जुगाली करते रहते हैं। उनके मुंह हमेशा चलता रहता है ऐसे, और उनके मुंह से झाग बनते रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पागुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग, कोल्हू का बैल मुहावरे का प्रयोग करे। कोल्हू का बैल एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जो कि कड़ी मेहनत करता है। कोल्हू का बैल मतलब जो बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, उसका आपको यूज करते हुए एक वाक्य बनाना है। किस तरीके से एक वाक्य बनाओगे? चलो बनाओ जल्दी से। कि कोल्हू का बैल, ये शब्द यूज होने चाहिए और आपको एक वाक्य बनाना है। जल्दी से, ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है कि कोल्हू का बैल यूज करते हुए ये मुहावरा आपको एक पूरा वाक्य बनाना है कि आप उसको कैसे वाक्य में यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका 2 मार्क्स का है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। दिए गए संकेत शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, संकेत शब्द, इन्हीं की हेल्प से आपको क्या करना है? पूरा का पूरा वाक्य कंप्लीट करना है। जैसे संकेत शब्द क्या क्या है? क्या, टुनटुन, पास, बूंद भर तेल। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। घंटी डैश खूब बजेगी, तुमने डैश आओगे, मगर डैश सांझ तक भी डैश तुम पाओगे। तो अब हमें ये यूज़ करके बताना है कि यहाँ पे क्या क्या आएगा। तो ये भी हमारा पड़कू की सूझ की कविता में से ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। घंटी के बाद क्या आएगा? घंटी टुनटुन खूब बजेगी, तुमने पास आओगे, तुम ना पास आओगे। यहाँ पे ये जो क्या दिया हुआ है बेटा, ये तो ठीक है, हाँ ये पास आएगा, इसमें पास आओगे। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी तुम क्या लाओ पाओगे। तो पहले दोबारा रिपीट कर देती हूँ। घंटी टुनटुन खूब बजेगी, तुमने पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। तो ये हमारी लाइनें कंप्लीट हो गई। तो ऐसा नहीं है सिर्फ क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जो कविता आपने पढ़ी है उनको भी कंप्लीट कर सकते हैं क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो 2 नंबर का था ये प्रश्न हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। पड़कू नई नई बातें करते थे, बताओ यह लोग क्या करते हैं। पड़कू ने जो नई नई बातें की, उससे बताओ कि ये लोग क्या क्या काम करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। जैसे पहला शब्द है सुनार। सुनार क्या गढ़ता है? सुनार क्या गढ़ता है? सुनार ऑर्नामेंट्स, मतलब हीरे, वो क्या कहते हैं उनको, क्या कहते हैं उनको कहते हैं आभूषण। जो आपके हीरे जवाहरात से बने हुए आभूषण होते हैं ना, गले का सेट हो गया, हाथों की चूड़ियाँ हो गई, अंगूठियाँ हो गई, कानों के हो गए, इस तरीके के जो चीज़ें होती हैं वो सुनार बनाता है, सुनार उनको घड़ता है। तो आभूषण, सुनार क्या घड़ेगा? आभूषण। क्या घड़ेगा? आभूषण। सेकेंड है लुहार। लुहार किस चीज़ का काम करता है? लोहे का। किस चीज़ का काम करता है? लोहे का। तो वो लोहे के सामान बनाता है। तो लुहार क्या घड़ेगा? लोहे के सामान को। किसको? लोहे के सामान को। नेक्स्ट ठठेरा। ठठेरा क्या काम करता है? ठठेरा किन्हीं भी चीज़ों को
लोहे की चीज़ों को रिपेयर करने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ठठेरा। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 8, सुनीता बाजार कैसे गई? ये 2 नंबर का एक प्रश्न है। इसमें हमें लिखना है कि सुनीता बाजार कैसे गई। तो बताओ ज़रा, सुनीता बाजार कैसे गई थी? तो सुनीता बाजार कैसे गई थी? सुनीता बाजार अपनी पहिया कुर्सी पर गई थी। किस पे गई थी? पहिया कुर्सी पर बैठकर गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मेरा प्रिय मित्र विषय पर अनुच्छेद लिखिए। अब ये आपको एक अनुच्छेद लिखने के लिए दे दिया, मतलब एक ऐसे राइटिंग दे दिया कि आपको मेरे प्रिय मित्र के बारे में कुछ लाइनें लिखनी है। और ये प्रश्न कितने मार्क्स का है बेटा? देखो, ये 6 नंबर का है। तो जो आप अनुच्छेद लिखोगे उसमें कम से कम कितनी लाइनें आपको लिखनी है? 6 लाइनें ज़रूर लिखनी हैं, ताकि आपके मार्क्स आपको पूरे मिल सकते। जैसे मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ कैसे लिखेंगे। मेरा प्रिय मित्र, आप हेडिंग डालोगे, उसके बाद एक लाइन लिखोगे, मेरा प्रिय मित्र, मेरे प्रिय मित्र का नाम विनीता है। मेरे प्रिय मित्र का नाम विनीता। मैं अपना बता रही हूँ, आप अपने तरीके से अपना लिखो, ठीक है। दूसरा, वह व्यवहार में बहुत अच्छी है। दूसरी लाइन है। तीसरी, वह मेरे रोजमर्रा के काम में मेरी सहायता करती है। तीसरी लाइन। चौथी, वह स्वभाव की बड़ी ही प्यारी है। उसका नेचर बहुत ही अच्छा है, वह उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। फोर्थ, वह मुझे लाने और ले जाने का काम भी करती है। वह मुझे स्कूल लाती और ले जाती भी है। फिफ्थ, उसके बारे में मैं किसी से बुराई नहीं सुन सकती। मैं अपने प्रिय मित्र विनीता के बारे में किसी से भी बुराई नहीं सुन सकती। लास्ट, वह मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारी है। मैं उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी समझती हूँ। वह एक मेरी मित्र है जो कि सच्चे दिल से अपना रिश्ता निभाती है। ठीक है, ये मैंने अपने प्रिय मित्र के बारे में लिखी। ऐसे ही आप अपने प्रिय मित्र के बारे में कम से कम 6 लाइनें, ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसा नहीं है ज़्यादा नहीं हो सकती, बट कम से कम 6 तो आपको लिखनी है, क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। हर एक पंक्ति के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यही था बेटा, हमने आज 2 पेपर्स किए। इससे पहले हमने मेधावी की डेट फाइनल की, बताई, मैंने अनाउंस किया आपको कि कब मेधावी का पेपर होने वाला है, उसके टॉपिक्स क्या रहेंगे, कितने मार्क्स का रहेगा, कितने आवर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद हमने फाइनल डेट शीट डिस्कस की कि फाइनल एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। तो यही था आज की वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट देखना है, पूरा देखना है। जो होमवर्क के क्वेश्चन मैंने दिए हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना प्लीज़। नाइस वीडियो तो आप लिखते हो, लेकिन बच्चे होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखते हैं मुझे। तो मैं राइट डाउन करूँगी नाम किस किस ने मेरे को होमवर्क का आंसर दिया है, तो वो होमवर्क का आंसर ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, और कल भी हम इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन पेपर्स करेंगे आपके इंग्लिश से रिलेटेड, तो रेडी रहना। इस वीडियो को पूरा देखना और एक लाइक ज़रूर दे देना वीडियो अगर पसंद आई हो तो। और जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, मतलब जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है, प्लीज़ वो उसको प्रेस कर दो। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।